हेलो दोस्तों, हम लोग PYQ सीरीज़ कर रहे हैं। ये इंडियन पॉलिटी का कर रहे हैं, जो कि विभिन्न PCS एग्ज़ाम्स एवं IAS में भी पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले किसी भी PCS एग्ज़ाम्स एवं जनरल के कंपटीशन के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। जनरल में जैसे कि BSSC के थ्रू जो ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम या फिर इंटर लेवल या बिहार दरोगा या अन्य स्टेट में भी जो SI के एग्ज़ाम होते हैं या फिर रेलवे, बैंकिंग, SSC, इन सब का एग्ज़ाम होता है जहां सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। और जो BPSC के थ्रू जो टीचर्स के एग्ज़ाम लिए जाते हैं या अन्य स्टेट में भी जो टीचर्स के एग्ज़ाम होते हैं, उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित क्वेश्चन करेंगे, PYQ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। किस न्यायमूर्ति के खिलाफ 2011 में राज्यसभा ने महाभियोग का प्रस्ताव पास किया, किंतु अपने बचाव के लिए उसने लोकसभा द्वारा उसी प्रस्ताव के पास होने के पूर्व त्यागपत्र दे दिया? त्यागपत्र दे दिया था, तो किसने दिया था? तो न्यायमूर्ति सौमित्र सेन ने दे दिया था। किस न्यायमूर्ति के खिलाफ 2011 में राज्यसभा ने महाभियोग का प्रस्ताव पास किया, किंतु अपने बचाव के लिए उसने लोकसभा द्वारा उसी प्रस्ताव के पास होने के पूर्व त्यागपत्र दे दिया था? ठीक है, न्यायमूर्ति सौमित्र सेन थे। सी आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन। कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति सौमित्र सेन पर फंड का दुरुपयोग करने के कारण वर्ष 2011 में राज्यसभा ने महाभियोग प्रस्ताव पेश किया। स्वतंत्र भारत में किसी न्यायमूर्ति के खिलाफ ऐसा प्रस्ताव पेश होने का यह पहला मामला है। यही प्रस्ताव पुनः लोकसभा में 5 से 6 दिसंबर 2011 को पेश किया गया, किंतु इससे पूर्व 1 सितंबर 2011 को उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट इसका मानस पुत्र है, तो किसका मानस पुत्र है? चलित न्यायालय या मोबाइल कोर्ट, तो वो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। ठीक है, APJ अब्दुल कलाम का है मानस पुत्र। भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट इसका मानस पुत्र है, तो किसका? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का है। सी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। 4 अगस्त 2007 को हरियाणा के मेवात जिले में स्थित पुन्हाना में देश की पहली मोबाइल सघन अदालत का उद्घाटन किया गया। इसका शुभारंभ भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश KG बालकृष्णन ने किया। इसका उद्देश्य सुदूर एवं पिछड़े इलाकों तक न्यायिक व्यवस्था का लाभ पहुंचाना है। इस प्रकार के न्यायालयों की परिकल्पना सर्वप्रथम भूतपूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने की थी। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है कितने दिनों तक? तो 3 माह तक रखा जा सकता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है, 3 माह तक रखा जा सकता है। बी आंसर हो जाएगा। भारत में निवारक निरोध प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए अधिकतम 3 माह तक संविधान के अनुच्छेद 22(4) के अनुसार बंदी बनाकर रखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए? तो ये किसने? न्यायाधीश HR खन्ना ने। ठीक है, विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने, विधि आयोग के कौन से अध्यक्ष है? तो न्यायाधीश, देखिए, विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए? तो न्यायाधीश HR खन्ना। ध्यान रखेंगे। देखिए, 8वें विधि आयोग के अध्यक्ष जो थे HR खन्ना ने आयोग की 80वीं रिपोर्ट नियुक्ति के तरीके में उपबंध 5 के खंड 6 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने की सिफारिश की थी। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोक अदालतों के
लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो लोक 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, पूछ रहा है। तो लोक अदालतों की अधिकारिता मुकदमा दायर करने से पहले के मामलों का निपटारा करने की और उन मामलों का नहीं जो किसी न्यायालय में लंबित हो। तो ये गलत हो गया, ठीक है। लोक अदालतों की अधिकारिता मुकदमा दायर करने से पहले के मामलों का निपटारा करने की है और उन मामलों का नहीं जो किसी अदालत में लंबित हो। तो जो अदालत में लंबित होता है उसका भी मामला लोक अदालत में सुना जाता है, ठीक है। तो ये गलत हो गया। लोक अदालतें ऐसे मामलों का निपटारा कर सकती है जो सिविल न कि आपराधिक प्रकृति के हैं। तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। और प्रत्येक लोक अदालत में केवल सेवारत अथवा सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी ही नियुक्त हो सकते हैं, कोई अन्य व्यक्ति नहीं। तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। उपर्युक्त में से कोई सा भी कथन सही नहीं है, तो डी आंसर हो जाएगा। देखिए लोक अदालतों के बारे में एक्सप्लेनेशन से समझेंगे, ठीक है। लोक अदालतों में सामान्य न्यायालयों में लंबित मामलों का दोनों पक्षों के मध्य समझौते के आधार पर निपटारा किया जाता है। क्या किया जाता है? लोक अदालतों में सामान्य न्यायालयों में लंबित मामलों का दोनों पक्षों के मध्य समझौते के आधार पर निपटारा किया जाता है। इनमें दीवानी मामलों के साथ साथ कतिपय आपराधिक मामलों पर भी विचार किया जाता है, ध्यान रखेंगे। इनमें लोक अदालतों में दीवानी मामलों और आपराधिक मामलों पर भी विचार किया जाता है। लोक अदालतों में वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी अथवा विधिक ज्ञान रखने वाले सम्मानीय व्यक्ति पीठासीन अधिकारी होता है तथा सामान्यतः एक वकील एवं एक सामाजिक कार्यकर्ता इसके सदस्य होते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं केंद्र राज्य संबंध से संबंधित क्वेश्चन, ठीक है। केंद्र राज्य संबंध से संबंधित, सेंटर एंड स्टेट रिलेशन से, इससे भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। केंद्र राज्य संबंध से संबंधित, तो उसको ठीक से करेंगे। भारत के केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं किससे? तो भारत के केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं संविधान के प्रावधानों से, संविधान के प्रावधानों से, सही है। नियोजन प्रक्रिया से, नियोजन प्रक्रिया से, इससे भी, और राजनीतिक हितों के अंतर्विरोध से, तो इससे भी, और हुक्म चलाने की इच्छा प्रबलता से, तो इससे भी प्रभावित होती है केंद्र राज्य संबंध, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो नीचे दिए गए कोर्स से सही उत्तर का चयन करना है, तो 1, 2, 3, 4 मतलब डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए। केंद्र और राज्यों के मध्य बेहतर संबंधों की स्थापना के लिए उनके मध्य विधायी, प्रशासनिक एवं वित्तीय संबंधों का वर्णन संविधान के भाग 11 एवं 12 में किया गया है, ठीक है। केंद्र राज्य संबंध के मध्य विधायी, प्रशासनिक एवं वित्तीय संबंधों का वर्णन संविधान के भाग 11 एवं 12 में किया गया है। भारत में केंद्रीय नियोजन प्रणाली को अपनाया गया है। योजना आयोग पूरे देश के विकास की समग्र योजना का निर्माण करता है। व्यवहार में यह देखने में आया है कि केंद्र एवं राज्यों में एक दलीय सरकारों के होने या विपरीत दलों के सरकारों के होने पर दोनों के मध्य संबंधों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, यद्यपि ये राष्ट्र के विकास में बाधक है, ठीक है। अब तो योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है और उसके स्थान पर अब नीति आयोग का गठन कर दिया गया है 1 जनवरी 2015 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है, तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है अनुच्छेद 268 से अनुच्छेद 281 के अंतर्गत की गई है, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत केंद्र तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है, ध्यान रखेंगे। बी आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत की गई है। इनमें वित्तीय स्रोतों का
विवरण साम्यपूर्ण बनाने के लिए एक जटिल तंत्र की रचना की गई है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया है कि यह विभाजन अस्थायी न हो तथा निश्चित अंतरालों पर उसका पुनर्विलोकन हो और समायोजन किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं, तो किस पर निर्भर करते हैं? भारत में केंद्र राज्य संबंध तो संवैधानिक प्रावधानों पर निर्भर करते हैं, परंपराओं तथा व्यवहारों पर और न्यायिक व्याख्याओं पर और बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर भी। ठीक है, भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर और न्यायिक व्याख्याओं पर और बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। सभी चारों पर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारत में केंद्र राज्य संबंध संवैधानिक प्रावधानों, परंपराओं, व्यवहारों, न्यायिक व्याख्याओं तथा बातचीत के लिए यंत्र विन्यास मैकेनिज्म फॉर डायलॉग, इन चारों पर निर्भर करते हैं। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है, क्या क्या सम्मिलित है एक संघीय राज्य व्यवस्था में? तो संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है संघ और राज्यों के बीच संबंध। सही है, इसमें शामिल है। संघीय राज्य व्यवस्था में क्या क्या शामिल है एक संघीय राज्य व्यवस्था में? तो संघ और राज्यों के बीच संबंध, राज्यों के मध्य संबंध, ये भी पहला भी दूसरा भी, और समन्वय के लिए तंत्र, तो ये भी सही है, और विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र, तो ये भी सही है। 1 2 3 चारों सही है, चारों संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है। ए आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन। संघीय राज्य व्यवस्था में संघ और राज्यों के बीच संबंध, राज्यों के मध्य आपस में संबंध, पारस्परिक समन्वय के लिए तंत्र और विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र, ये चारों ही सम्मिलित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? तो अनुच्छेद 245 और अनुच्छेद 246 जो है ये शक्तियों के वितरण को विनियमित करता है। ठीक है, अनुच्छेद 245 और 246 है। डी आंसर हो जाएगा। केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करता है? तो अनुच्छेद 245 और अनुच्छेद 246 है। ध्यान रखेंगे इसको, डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन देखिए। अनुच्छेद 4 पहली एवं चौथी अनुसूची के संशोधन। अनुच्छेद 4 अनुच्छेद 4 जो है पहली एवं चौथी अनुसूची के संशोधन। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 56 एवं 57 क्या है? तो राष्ट्रपति की पदावधि और पुनर्निर्वाचन हेतु पात्रता है। और अनुच्छेद 141 और 142 में क्या है? तो उच्चतम न्यायालय की शक्तियों के बारे में वर्णन से संबंधित है। और अनुच्छेद 245 क्या है? तो संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों के विस्तार की राज्य क्षेत्रीय सीमा को निश्चित करता है। और अनुच्छेद 246 तो 7वीं अनुसूची की सूची, अनुच्छेद 246 7वीं अनुसूची के सूची 1 संघ सूची में शामिल किसी विषय पर केंद्र को तथा सूची 2 राज्य सूची में शामिल विषयों पर राज्यों को कानून बनाने की इजाज़त देता है। और वहीं सूची 3 जो समवर्ती सूची है पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है किससे? तो राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। डी आंसर हो जाएगा। ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है किससे? तो राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। डी आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। इसके तहत राष्ट्रीय हित में किसी विषय पर राज्य सभा के विशेष बहुमत
उपस्थित एवं मतदान देने वाले के 2/3 द्वारा समर्थित किसी प्रस्ताव के पश्चात संसद उसके राज्य सूची में होने पर भी उस पर विधि बना सकती है। ठीक है। इसके तहत अनुच्छेद 249 के तहत राष्ट्रीय हित में किसी विषय पर राज्य सूची के विशेष बहुमत से संबंधित है, उपस्थित एवं मत देने वाले के 2/3 द्वारा समर्थित किसी प्रस्ताव के पश्चात संसद उसके राज्य सूची में होने पर भी उस पर विधि बना सकती है। ध्यान रखेंगे, 2/3 से अगर राज्यसभा पास कर देती है तो उस पर संसद कानून बना सकती है। अनुच्छेद 249 के अनुसार वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं उल्लिखित हैं तो समवर्ती सूची में। ठीक है, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं तो वो समवर्ती सूची है। सी आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन, समवर्ती सूची पर संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, परंतु संघ व राज्यों के कानूनों में अंतर विरोध होता है तो संघ का कानून मान्य होता है। ठीक है। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? तो केंद्र राज्य 7वीं अनुसूची में है। केंद्र राज्य संबंध जो है किस अनुसूची में है? तो केंद्र राज्य संबंध 7वीं अनुसूची में है। ध्यान रखेंगे, ए आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र एवं राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे के लिए 3 सूचियों संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची की व्यवस्था है, जिन्हें संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विधायी शक्तियों का केंद्र, विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान की निम्न अनुसूचियों में से किस एक में है? तो 7वीं अनुसूची में है। ठीक है। विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान की निम्न अनुसूचियों में से किस एक में है? तो 7वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? तो किसमें दिए गए हैं? तो केंद्र राज्य विधायी संबंध भाग 11 में दिया गया है। ध्यान रखेंगे कि भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? तो भाग 11 में दिए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 11 के अध्याय 1 में केंद्र राज्य विधायी संबंध अनुच्छेद 245 से 255 के माध्यम से निरूपित किए गए हैं और साथ ही विभिन्न विधायी विषयों को संविधान की 7वीं अनुसूची की 3 सूचियों संघ सूची 97 विषय, राज्य सूची 66 विषय, समवर्ती सूची 47 विषय में विभाजित किया गया। अभी संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में 100, 61, 52 ऐसे है ना, एक्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा अभी। ठीक है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें सन्निहित है? तो भारतीय संविधान में अवशिष्ट जो शक्तियां हैं वो संसद में है। भारतीय संविधान में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं किसमें सन्निहित है? तो संसद में सन्निहित है। डी आंसर हो जाएगा। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार अवशिष्ट विधायी शक्तियां संघीय संसद को सौंपी गई है, जबकि संघीय व्यवस्था में अवशिष्ट विधायी शक्तियां प्रायः राज्यों को प्रदान की जाती है, जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका को संघीय प्रणाली में अवशिष्ट विधायी शक्तियां राज्यों को सौंपी गई है। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो कि संघीय प्रणाली है वहाँ राज्यों को शक्तियां सौंपी गई है, अवशिष्ट विधायी शक्तियां। लेकिन यहाँ पे भारत में अवशिष्ट विधायी शक्तियां संघीय संसद को, मतलब संसद को सौंपी गई है, पार्लियामेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को संघीय सरकार को दिया है। ये आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को संघीय सरकार को दिया है, ये आंसर होगा। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए। भारतीय संघ एक ऐसे संघ का उदाहरण प्रस्तुत करता है
जिसमें केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है। इस प्रकार दोनों के मध्य दायित्व के विभाजन में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित की गई है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत में वित्तीय सौदों पर स्टाम्प शुल्क, भारत में वित्तीय सौदों पर स्टाम्प शुल्क के बारे में है। भारत में वित्तीय सौदों पर स्टाम्प शुल्क राज्य सरकार द्वारा लगाया और वसूल किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा लगाया और वसूल किया जाता है। का विभाजन विनियोजन संघ सरकार द्वारा किया जाता है। तो दोनों में से कोई नहीं होगा, ठीक है। राज्य सरकार द्वारा लगाया और वसूल किया जाता है, ये भी नहीं होगा, और का विनियोजन संघ सरकार द्वारा किया जाता, तो ये भी नहीं होगा। दोनों में से कोई नहीं होगा, डी आंसर हो जाएगा। देखिए, अनुच्छेद 268 के अनुसार स्टाम्प शुल्क संघ द्वारा लगाया जाता है, किंतु उसे राज्य सरकार द्वारा संग्रहित और विनियोजित किया जाता है, ठीक है। देखिए क्या है कि स्टाम्प शुल्क संघ द्वारा लगाया जाता है, किंतु उसे राज्य सरकार द्वारा संग्रहित और विनियोजित किया जाता है। ध्यान रखेंगे, काफी बार पूछा जाता है, ये रिपीट होता है क्वेश्चन। अनुच्छेद 268 के अनुसार स्टाम्प शुल्क संघ द्वारा लगाया जाता है, किंतु उसे राज्य सरकार द्वारा संग्रहित और विनियोजित किया जाता है, ठीक है, डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्युनिसिपल संबंध कहा गया है? तो किस प्रसंग में म्युनिसिपल संबंध कहा गया है? तो वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में कहा गया है, ठीक है। केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्युनिसिपल संबंध कहा गया है? तो वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में कहा गया है, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारतीय संघ में केंद्र की स्थिति और भूमिका अत्यंत शक्तिशाली है। इस संबंध में राज्यों पर केंद्र का वित्तीय मामलों में काफी वर्चस्व है। यद्यपि वित्तीय विषयों का बंटवारा दोनों के मध्य किया गया है, किंतु वित्तीय स्रोतों का आवंटन केंद्र के पक्ष में अधिक है। अतः कुछ आलोचकों ने राज्यों की स्थिति की तुलना नगर पालिकाओं से की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक में किया गया है? तो अनुच्छेद 355 में किया गया है, डी आंसर हो जाएगा। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक में किया गया है? तो अनुच्छेद 355 में किया गया है, डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना और अनुच्छेद 275 कुछ राज्यों को संघ से अनुदान। अनुच्छेद 325 धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने से अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना, ठीक है। और अनुच्छेद 355 संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह 355 में क्या है? तो संघ का यह कर्तव्य होगा कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे और प्रत्येक राज्य की सरकार का इस संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं में कौन सी संविधानेतर और विधितर संस्था या संस्थाएं हैं? तो कौन सी इसमें से संविधानेतर या विधितर संस्था है? तो वो है राष्ट्रीय विकास परिषद और राज्यपाल सम्मेलन, ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद और राज्यपाल सम्मेलन, आंचलिक परिषदें, अंतर्राज्यीय परिषद। तो इनमें से राष्ट्रीय विकास परिषद और राज्यपाल सम्मेलन जो है संविधानेतर और विधितर संस्था है, ए आंसर हो जाएगा, 1 और 2। भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी
संविधानेतर और विधितर संस्थाएं हैं, तो वो है राष्ट्रीय विकास परिषद और राज्यपाल सम्मेलन। ये आंसर हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, ध्यान रखेंगे। झारखंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ? तो झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन 8 अगस्त 1995 को हुआ था। ठीक है, झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन 8 अगस्त 1995 को हुआ। झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल का गठन 8 अगस्त 1995 को संथाल परगना और छोटानागपुर क्षेत्र के 18 जिलों को शामिल करते हुए किया गया था तथा शिबू सोरेन इस परिषद के अध्यक्ष नामित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान करता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान किस में है? तो अनुच्छेद 263 में है। ठीक है, अनुच्छेद 263 के अनुसार है अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान है। बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 263 के अनुसार करता है। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद काफी बार पूछा जाता है, तो किस अनुच्छेद में है अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित प्रावधान? तो अनुच्छेद 263 में है। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए। अनुच्छेद 263 केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति को एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है यदि उसे यह प्रतीत हो कि उसकी स्थापना से लोक हितों की सिद्धि होगी। ठीक है, लोक हितों की सिद्धि होगी, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत। अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत क्या है? तो संवैधानिक है। अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत है संवैधानिक। ए आंसर हो जाएगा। अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण का स्रोत है संवैधानिक। संविधान में ही इसकी व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 263 के अनुसार अंतर्राज्यीय परिषदों का गठन किया जाता है। ठीक है, तो ये संवैधानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से नदी बोर्ड्स एक्ट 1970 इनमें से सही नहीं है। ठीक है, तो अंतर्राज्यीय पानी के झगड़ों में केंद्रीय संसद के अधीन निर्णय की शक्ति भारतीय संविधान का अनुच्छेद 262, अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 और राष्ट्रीय जल नीति 1987 ये सब सुमेलित हैं, लेकिन ये नदी बोर्ड्स एक्ट 1970 का नहीं है। ये नदी बोर्ड्स एक्ट 1970 में नहीं बल्कि 1956 में लागू हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है, तो कैसे हुआ है? तो संसदीय कानून द्वारा हुआ है। जोनल काउंसिल का गठन, ध्यान रखेंगे। जोनल काउंसिल क्षेत्रीय परिषदों का सृजन कैसे हुआ है? तो संसदीय कानून द्वारा हुआ है। बी आंसर होगा। देखिए एक्सप्लेनेशन। 1956 में संसद के अधिनियम के माध्यम से 5 क्षेत्रीय परिषदों उत्तर, दक्षिण, केंद्रीय, पूर्वी, पश्चिमी का गठन किया गया और 1971 में 6ठी क्षेत्रीय परिषद उत्तर पूर्व का गठन किया गया। एक 6ठी क्षेत्रीय परिषद पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए गठित किया गया है 1971 में, ये भी ध्यान रखेंगे। 1956 में ये 5 क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया था, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और केंद्रीय। और 1971 में 6ठी क्षेत्रीय परिषद उत्तर पूर्व वाली राज्य हैं उसके लिए गठन किया गया और गृह मंत्री प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। ध्यान रखेंगे, क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो गृह मंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार की मांगे बढ़ती रही हैं, तो सही है। केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार की मांगे बढ़ती रही हैं, सही है। राज्यों के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। राज्यों के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, तो ये भी सही है। तो इसी कारण से पुनर्विचार के लिए मांगे बढ़ती रही हैं। तो कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी सही करता है, तो ए आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इसको। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए। भारतीय संविधान ये
भारतीय संघ में केंद्र की स्थिति और भूमिका शक्तिशाली है। इस संबंध में राज्यों पर केंद्र का वर्चस्व है। यद्यपि वित्तीय विषयों का बंटवारा दोनों के मध्य किया गया है, किंतु वित्तीय स्रोतों का आवंटन केंद्र के पक्ष में अधिक है। राज्यों के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। यही कारण है कि केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार की मांगें बढ़ती रही हैं। इसलिए आलोचकों ने राज्यों की स्थिति की तुलना नगरपालिकाओं से की है। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 65 में कहा गया है। ए आंसर हो जाएगा। संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है? तो ऐसा अनुच्छेद 265 में कहा गया है। ए आंसर हो जाएगा। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 265 में कहा गया है कि कोई कर विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित या संग्रहित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। इस प्रकार ए ही अभिष्ट विकल्प सही है। ठीक है, इस प्रकार ए ही अभिष्ट विकल्प है। अनुच्छेद 266 क्या है? अनुच्छेद 266 भारत और राज्यों की संचित निधियों एवं लोक लेखा से संबंधित है। अनुच्छेद 266 में क्या है? तो भारत और राज्यों की संचित निधियों एवं लोक लेखे इसमें है। और अनुच्छेद 300 में संघ एवं राज्यों के नाम से वाद और कार्यवाहियों से संबंधित है। संघ एवं राज्यों के नाम से वाद और कार्यवाही से संबंधित है। और अनुच्छेद 368 में क्या है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। अनुच्छेद 368। सरकारिया आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए। तो संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा के लिए सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया था। काफी बार पूछा जाता है सरकारी आयोग के बारे में। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए। केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने तथा उनको सुदृढ़ करने हेतु सुझाव देने के लिए न्यायमूर्ति R.S. सरकारिया की अध्यक्षता में 9 जून 1983 में एक आयोग गठित किया गया था। बी शिवरामन तथा S.R. सेन इसके अन्य 2 सदस्य थे। आयोग ने जनवरी 1988 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। ध्यान रखेंगे, ये सरकारिया आयोग ने ये गठन कब किया गया था? तो 9 जून 1983 को आयोग का गठन किया गया था R.S. सरकारिया की अध्यक्षता में, और इसने रिपोर्ट जनवरी 1988 में रिपोर्ट सौंपी थी। ठीक है, संघ और राज्यों के मध्य संबंधों के संबंध में सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरकारिया आयोग की सिफारिश का संबंध किससे है? तो सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध है तो केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों से है। ठीक है, केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों से है। डी आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कथन, अभी कथन और कारण है। कथन और कारण वाला प्रश्न है। सरकारिया कमीशन की सिफारिश के अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए। ठीक है, और जिन राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार बनाई उन्होंने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया। तो ये कथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी करता है, तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए सी वाले में दिया है, इस प्राय ए वाले में देता है कथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी करता है, लेकिन यहाँ सी में दिया है तो सी आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या करता है। देखिए, सरकारिया कमीशन की सिफारिश के अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए, और कारण क्या है? जिन राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार बनाई उन्होंने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया। दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है, तो सी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस आयोग ने अस्थाई अंतरराज्यीय परिषद, जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से
जानी जाती है की स्थापना का समर्थन किया था? तो सरकारिया आयोग ने समर्थन किया था। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी बार पूछा जाता है ये। अंतर सरकारी परिषद का समर्थन किसने किया था? तो सरकारिया आयोग ने। किस आयोग ने अस्थाई अंतरराज्यीय परिषद, ठीक है, अंतरराज्यीय परिषद का, अस्थाई अंतरराज्यीय परिषद जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है, की स्थापना का समर्थन किया था? तो सरकारिया आयोग ने किया था। ठीक है, अंतरराज्यीय परिषद जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है, की स्थापना का समर्थन सरकारिया आयोग ने किया था। सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट में अस्थायी रूप से अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना का समर्थन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? तो सरकारिया आयोग संघ राज्य संबंध से संबंधित है। राजमन्नार समिति ये भी संबंधित है। इंद्रजीत गुप्ता समिति ये नहीं संबंधित है। पुंछी आयोग ये भी संबंधित है केंद्र राज्य संबंध से, लेकिन इंद्रजीत गुप्ता समिति नहीं संबंधित है। सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी आंसर होगा। इंद्रजीत गुप्ता समिति का गठन वर्ष 1998 में चुनाव सुधार एवं जन प्रतिनिधि कानून 1951 में संशोधन के लिए सुझाव देने के लिए किया गया था। इस समिति का मुख्य उद्देश्य चुनाव कार्यों में राज्य की ओर से धन उपलब्ध कराए जाने की व्यवहार्यता का विशेष अध्ययन करना और उस पर अपना निष्कर्ष देना था। शेष तीनों संघ राज्य संबंध से संबंधित है। ठीक है, लेकिन इंद्रजीत गुप्ता समिति जो थी चुनाव सुधार से संबंधित था। ठीक है दोस्तों, अगर सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि इस तरह की इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोग के लिए लाया जाता रहे। ठीक है, और अपने फ्रेंड सर्किल में जहाँ भी अगर लोग तैयारी कर रहे हो तो उनमें भी शेयर कर दीजिए। और प्लेलिस्ट में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं। हिस्ट्री के भी अवेलेबल हैं, ज्योग्राफी के भी अवेलेबल हैं, और पॉलिटी चल ही रहा है लगभग। ये भी अब 4-5-6 वीडियो में शायद अंत ही हो, चाहे थोड़ा बहुत ज़्यादा हो। और अदर स्टेट का जैसे बीपीएससी का भी मैंने अभी तक 9 साल का पेपर का डाल चुका हूँ, तो वो भी जा कर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सारा अवेलेबल है। ठीक है, फुल लेंथ कर रहा हूँ स्टेट पीसीएस का, मतलब कि बीपीएससी का, और यूपी पीसीएस का भी करूँगा। अभी बीपीएससी का 9 पेपर करवा चुका हूँ। ठीक है, जो कि प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, उसको भी जाकर देख सकते हैं। और इसलिए फुल लेंथ करवा रहा हूँ ताकि सारे सब्जेक्ट का रिवीजन एक साथ होता चले। और अगर 15-16 साल का पेपर कर लेते हो तो एक बेहतर आइडिया मिल जाता है फुल लेंथ करने में। और सेक्शन वाइज तो हो ही रहा है। सेक्शन वाइज में हिस्ट्री पूरा कंप्लीट है, ज्योग्राफी भी लगभग कंप्लीट है, पॉलिटी भी अब कंप्लीट होने वाला है, और बाकी और भी सब्जेक्ट धीरे धीरे आते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।